तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करते हैं जेई मेन 5 सितंबर 2020 का इवनिंग वाला पेपर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर ये रेजिस्टेंस अननोन है, ये रेजिस्टेंस अननोन है, लेकिन ये रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा है ए के रेस्पेक्ट में बी का पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, चलो इसके लिए हम लोगों को अलग अलग ब्रांच में करंट दिए हुए हैं। यहाँ पर 1 एम्पियर दिया है, इधर 2 एम्पियर दिया है। तो क्या हम लोग इस 2 ओम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में करंट देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अगर इस जंक्शन पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आई। हम लोग बोल सकते हैं कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से मेरे पास में ये हो जाएगा 1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई भाई मेरे पास में 1 एम्पियर। तो इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनालिसिस करते हैं अलोंग ACDB। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं पोटेंशियल एनालिसिस अलोंग ACDB। तो चलो हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इस वाले से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 2I2 हो गया हमारे पास में। तो इस पॉइंट से चल रहे हैं, तो VA, यहाँ का पोटेंशियल VA माइनस प्लस 1 वोल्ट, फिर इधर गए हम लोग प्लस 2I2, फिर यहाँ से ये प्लस ये माइनस, तो माइनस 2 इज इक्वल टू VB। यहाँ पर पहुँच गए हम लोग। तो हमारे पास में ये VB माइनस VA की जो वैल्यू है, VB माइनस VA की जो वैल्यू है ये आ गई भाई, ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये 1 वोल्ट आ गई। क्लियर? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। हमारे पास में एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है, प्लेट की जो लेंथ है वो L है और विड्थ W है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन D है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा हमारे पास में A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ठीक है, और एरिया हमारे पास में L इंटू W है। हम लोगों से क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है इसके अंदर कितनी लेंथ का डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें कि उसकी जो टोटल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर के अंदर वो इसकी 2 टाइम्स हो। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टोर वो हो जाएगी हाफ C इंटू वी स्क्वायर। अब देखो, अगर हम लोग इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली फिल करें, सेपरेशन तो कंप्लीट है, लेकिन कितनी लेंथ तक इसमें फिल करना है। तो मान लेते हैं ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है K, और K इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इसको X लेंथ तक फिल करते हैं। तो यहाँ पर एयर रह जाएगी L माइनस X की। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये पैरेलल प्लेट, ये हमारे पास में जो कैपेसिटर है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ऊपर वाला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं, और नीचे वाला जो कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है उसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। ठीक है, और K इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इनका जो कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो अगर हम लोग C की बात करें तो इसके ये L माइनस X है और ये कितना है, X है। सेपरेशन दोनों का D है, विड्थ सेम है। तो अगर C इक्विवेलेंट की बात करें तो ऊपर वाले में बोल सकता हूँ एरिया हो जाएगा L माइनस X इंटू W A एप्सिलॉन नॉट बाई D, प्लस दूसरे वाले का बोल सकते हैं हम लोग X W एप्सिलॉन नॉट इंटू K डिवाइडेड बाई D। तो ये हमारे पास में C इक्विवेलेंट आ गया। अच्छा, अगर हम लोग इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी की बात करें तो इसकी एनर्जी हो जाएगी U डैश इज इक्वल टू हाफ इंटू C इक्विवेलेंट V स्क्वायर। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसकी एनर्जी इसकी 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स है मतलब हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधा C को कंपेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल तो सेम है। और C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास में L माइनस X इंटू W एप्सिलॉन नॉट बाई D प्लस X W एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू 4 हो गई डिवाइडेड बाई D इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, इसका एरिया हो जाएगा L इंटू W एप्सिलॉन नॉट बाई
डी। अब जो कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स प्लस 4x इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2l। अब अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3x, 3x इज इक्वल टू l और x इज इक्वल टू l बाई 3। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास में x इज इक्वल टू l बाई 3। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें हम लोगों से बोला हुआ है कि एक सर्कल पर 10 चार्ज रखे हुए हैं और एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, इस तरीके से ये सीक्वेंस में जमाया हुआ है और रेडियस इस सर्कल की r है। तो हम लोगों को सेंटर पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है। अच्छा, अगर हम लोग सेंटर पर पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल एट द सेंटर इज इक्वल टू, क्योंकि सभी चार्जेस सेम डिस्टेंस पे हैं तो सभी का पोटेंशियल ऐड हो जाएगा, तो समेशन q डिवाइडेड बाय r बोल सकते हैं। और मैं बोल सकता हूँ कि इनका जो टोटल चार्ज है वो 0 होगा, समेशन ऑफ q 0 होगा, तो सेंटर पर पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास में बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, जैसे ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इस पॉइंट पर ये माइनस क्यू जो है वो रिपेल करेगा और प्लस क्यू रिपेल करेगा और माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और कितना हो जाएगा 2e। अगर मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर e होता है तो ये 2e हो जाएगा। इसी तरीके से इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा और ये भी कितना हो जाएगा भाई हमारे पास में 2e। और इसी तरीके से हमारे पास में यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 2e हो जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2e हो जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2e हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं अगर इस सेंटर की बात करूँ तो सेंटर पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है 2e, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है 2e और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है और ये भी कितना है 2e आ रहा है, इस साइड नहीं आ रहा, थोड़ा सा इधर आ रहा है, ये भी 2e है और ये भी 2e है और ये भी 2e है। तो ये सभी जो है वो इक्वल एंगल पर है, इक्वल एंगल पर है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर अगर सारे के सारे वेक्टर हैं और सभी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इसका जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि सभी के बीच में एंगल सेम होगा और ये 72 डिग्री होगा। ठीक है, ये 72 डिग्री है तो सभी के बीच में एंगल भी इक्वल है। तो अगर हम लोग इसके रिजल्टेंट की बात करें सेंटर पर तो वो 0 आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेंटर पर 0 होगा। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम लोगों से बोला गया है कि जो एक आयरन रोड है, एक आयरन रोड जिसका वॉल्यूम है 10⁻³ मीटर क्यूब और रिलेटिव परमिटिविटी है 1000, उसको एक सोलेनॉइड जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10 है पर, ठीक है, उससे 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। हम लोगों को बताना है देन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड विल बी, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड बताना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड का फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं, ये तुम लोगों को पता होगा, ये हम लोग बोल सकते हैं म्यू आर स्मॉल n I इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये डायरेक्ट हो जाएगा भाई हमारे पास में म्यू आर स्मॉल n I इंटू वॉल्यूम। अगर हम लोग ये सारी वैल्यू पुट करें यहाँ पर तो म्यू आर की वैल्यू है हमारे पास में 1000, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये हमारे पास में 10 टर्न्स पर यूनिट पर सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 10⁻⁻ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास में 1000 हो जाएगा और करंट है 0.5 और इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 10⁻³ दिया हुआ है। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में आ जाता है 5 × 10⁻² एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके अंदर एक वायर दिया हुआ है जिससे I एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और एक लूप दिया हुआ है, कंडक्टिंग लूप, उस पर एक स्लाइडर रखा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस R है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन L है। हम लोगों को बताना है कि इससे करंट कितना पास करेगा। अच्छा, करंट कितना पास करेगा तो हम लोग यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF की बात कर लेते हैं। तो इंड्यूस्ड EMF की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इंड्यूस्ड EMF जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास में d∅dt। क्लियर है, d∅dt आ जाएगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो वायर है, ये वायर v वेलोसिटी से चल रहा है, तो बताओ dt टाइम में
dt टाइम में ये कितना आगे चला जाएगा। तो dt टाइम में हम लोग बोल सकते हैं dx इज इक्वल टू v dt आगे चला जाएगा। ठीक है, v dt ये आगे चला जाएगा। अब अगर हम लोग इससे स्मॉल फ्लक्स की बात करें तो स्मॉल फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा, अब इस इंस्टेंट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है हमारे पास में म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एरिया जो है L इंटू डी एक्स, तो L इंटू वी डी टी। तो हमारे पास में यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई आर। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया इज इक्वल टू आई इंटू आर कर दें हम लोग, तो हमारे पास में यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आ जाएगा आई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल वी अपॉन 2 पाई आर इंटू कैपिटल आर। तो ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन 2 करेक्ट है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमसे बोला है कि अर्थ के पोल पर जी की वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो जी है। ठीक है, अब एक आदमी है, उसको अगर उसका वेट वेइंग मशीन स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू, ठीक है, इक्वेटर पर मेजर करते हैं, तो इक्वेटर पर जो वेट आएगा हमारे पास में वो आता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये वेट हमारे पास में इक्वेटर पर आता है। अब हम लोगों से बोला है कि अगर पोल पर उसी आदमी का वेट एच हाइट पर मेजर किया जाता है तो वहां पर जी की वैल्यू और इक्वेटर पर जी की वैल्यू सेम आती है। तो पोल पर एच हाइट पर जो वेट मेजर करेंगे वो आ जाएगा जी 1 माइनस 2h बाई आर। ये क्यों लगा पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो आर की एच की वैल्यू है, एच की वैल्यू जो है वो आर से बहुत ही कम है, इस वजह से ये वाला फॉर्मूला लगा पा रहे हैं। तो और बोला ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। तो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी माइनस 2gh बाई आर। अब ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7। इसके अंदर हमसे बोला है कि एक ऑब्जर्वर जो है इनिशियली S2 से 2 मीटर डिस्टेंस पर था, इसके बिल्कुल सामने था। अब इससे हमेशा 2 मीटर डिस्टेंस कांस्टेंट मेंटेन करते हुए इसके रेस्पेक्ट में सर्कल में मूव कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोगों से पूछा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से मूव करने के बाद में फर्स्ट टाइम जब इसको मैक्सिमा बनता है, जब इसका मैक्सिमा बनता है इंटरफेरेंस से, तो S1 से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी। चलो सबसे पहले जब ये यहाँ पर था तो देख लेते हैं यहाँ पर पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं S2 और L के बीच की बात करूँ तो ये तो 2 मीटर डिस्टेंस है, और S1 और L के बीच की बात करें तो देख लेते हैं पार्ट डिफरेंस x इज इक्वल टू हो जाएगा S1L माइनस S2L। ठीक है, तो S1L की वैल्यू बतानी है हमें लोगों को, तो S1L जो होगा वो हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ पर ये हमारे पास में आ जाएगा 5/2। 5/2 मतलब 2.5 मीटर। 2.5 मीटर आ गया S1L इनिशियली। तो ये हो गया भाई हमारे पास में 2.5 माइनस 2, तो ये आ गया 0.5 मीटर। 0.5 मीटर मतलब इनिशियली जो पार्ट डिफरेंस था वो λ/2 था। क्लियर है, इनिशियली पार्ट डिफरेंस λ/2 था। अब देखो ये ऑब्जर्वर यहाँ पर जा रहा है, तो λ/2 के बाद में जब फर्स्ट मैक्सिमा बनेगा तो वहां पर पार्ट डिफरेंस कितना होगा भाई। ये करने का पर्पस यही था, ये हम लोगों को पता करना था कि इनिशियली पार्ट डिफरेंस कितना था। तो जब हम लोग यहाँ पर बात करें, जब ये इसके बाद में इसको मैक्सिमा सुनाई देगा तो वहां पर पार्ट डिफरेंस होना चाहिए लैम्बडा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में λ/2 के बाद में जो मैक्सिमम बनेगा, यहाँ पर तो मिनिमम बन रहा है, इसके बाद में जो मैक्सिमम बनेगा वो लैम्बडा पार्ट डिफरेंस पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ऑब्जर्वर आएगा तो इसकी S2L तो हो गया 2 मीटर और S1L ये D है, तो हम लोग पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला बोल सकते हैं D माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्बडा हो गया हमारे पास में 1, तो D की वैल्यू हो जाएगी भाई हमारे पास में 3 मीटर। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम लोगों से बोला है कि एक कार का ड्राइवर है, कार यहाँ से चल रही है VC वेलोसिटी से
और कार जो है साउंड प्रोड्यूस करती है वॉल से टकराने के बाद में जो फ्रिक्वेंसी इस ड्राइवर को सुनाई देती है वो 480 हर्ट्ज है और ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी 440 हर्ट्ज है। तो हम लोगों को बताना है कि कार की स्पीड क्या है, तो डॉपलर्स इफेक्ट का क्वेश्चन है। तो चलो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, साउंड जो है वो जाएगा और वॉल से टकरा कर वापस इस ऑब्जर्वर को सुनाई देगा। क्लियर है? तो फर्स्ट टाइम पर जो हमारे पास में सोर्स है वो तो कार है और ऑब्जर्वर है हमारे पास में ये वॉल, पहला साउंड वॉल को सुनाई देगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि वॉल को कितना साउंड सुनाई देता है। तो F इज इक्वल टू V माइनस वी नॉट अपॉन V माइनस वी एस इंटू एफ नॉट। ये डॉपलर्स इफेक्ट का फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव मान रहे हैं और ये डायरेक्शन हमारे पास में नेगेटिव हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी जो है वो हो जाएगी हमारे पास में V जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है, तो इसको V रख देते हैं। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है अपॉन वेलोसिटी माइनस सोर्स की वेलोसिटी vc है इनटू एफ नॉट। क्लियर है? तो ये फर्स्ट टाइम पर वॉल को ये फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी। अब ये वॉल जो है साउंड को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो सेकंड टाइम पर जो सोर्स होगा हमारे पास में वॉल होगी और ऑब्जर्वर होगा ये ड्राइवर होगा। क्लियर है? और ये ड्राइवर वीसी वेलोसिटी से इधर जा रहा है। तो अब हमारे पास में जो डायरेक्शन पॉजिटिव होगी ये होगी और ये डायरेक्शन नेगेटिव ये होगी। फिर से हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया एफ डैश इज इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड को वी बोल देते हैं माइनस वी नॉट ऑब्जर्वर की वेलोसिटी। ऑब्जर्वर ये है और साउंड के अपोजिट जा रहा है, तो माइनस ऑफ वी सी डिवाइडेड बाई वी माइनस सोर्स की वेलोसिटी इसमें 0 है इंटू एफ। अच्छा, अब f जो है फ्रीक्वेंसी इसने रिफ्लेक्ट की और ये जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो सुन रहा है वही रिफ्लेक्ट करेगा, तो सुन कितनी रहा है? इतनी। तो v अपॉन v माइनस वी सी इंटू एफ नॉट हो गया। तो हमारे पास में जो फ्रीक्वेंसी आ गई एफ डैश इज इक्वल टू ये आ जाएगा, इसे कैंसिल हो गया, तो v प्लस वी सी डिवाइडेड बाई v माइनस वी सी इंटू एफ नॉट। अब हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ डैश की वैल्यू कितनी है? 480 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू, हमें VC की वैल्यू पता करनी है। ये हो गया भाई हमारे पास में 345 प्लस VC डिवाइडेड बाय 345 माइनस VC। क्लियर है? जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा भाई, इनका जो रेशो है 4 से हो गया, तो ये 112 हो गया। 12 इंटू 345 माइनस 12 इंटू VC इज इक्वल टू 11 इंटू 345 प्लस 11 इंटू VC। ठीक है? तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर ये आ गया VC की जो वैल्यू है, VC की जो वैल्यू है हमारे पास में वो आ गई है। कितनी आ जाएगी? इधर से हम लोग बोल सकते हैं ये इधर आ गया, तो 345 डिवाइडेड बाई ये आ गया हमारे पास में 23 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 9 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है? तो हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू 32 टाइम्स ऑफ इनिशियल डेंसिटी और फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। हमें n की वैल्यू बतानी है और बोला है कि प्रोसेस एडियाबेटिक है और गैस डायटोपिक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि PV पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। अब हम लोगों को डेंसिटी और प्रेशर का रिलेशन निकालना है, तो मास वॉल्यूम को लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी होल पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है? तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी पावर गामा, और ये हमारे पास में डायटोमिक गैस है, तो गामा की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास में 7/5। ठीक है? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू ρ1 अपॉन ρ2 होल पावर गामा। तो हम लोगों को P1 और P2 का जो रेशियो है इसको हम लोग फाइनल बोल देते हैं और इसको हम लोग इनिशियल बोल देते हैं। ये भी फाइनल हो गया और ये हमारे पास में इनिशियल हो गया। तो फाइनल और इनिशियल का रेशियो n है और ये डेंसिटी का रेशियो जो है वो हो जाएगा हमारे पास में 32 होल पावर 7/5। ठीक है? तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 128। तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है? तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हमसे बोला है कि एक रेडियो एक्टिव डीके जो है वो 2 डिफरेंट प्रोसेस से होता है। एक की हाफ लाइफ हमारे पास में 10 सेकंड है और दूसरे की जो हाफ लाइफ है वो 100 सेकंड है। ठीक है? तो हम लोगों से इफेक्टिव हाफ लाइफ पूछिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैम्डा इफेक्टिव जो होगा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2 हो जाएगा। अब हम लोगों को पता है कि लैम्डा और टी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है? तो ये हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इफेक्टिव इज इक्वल टू ln2 डिवाइडेड बाई टी इफेक्टिव इज इक्वल टू
ln2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस ln2 डिवाइडेड बाई T2। तो हमारे पास में इफेक्टिव टाइम पीरियड है वो आ गया T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। अब यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करें तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 1000 डिवाइडेड बाई 110। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये भाई हमारे पास में आ जाएगा 9 ये इक्वल आएगा 9.09 के, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा 9 सेकेंड के। तो हमारा जो है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम लोगों को एक रिंग है, उसमें दो तरह से इसको हैंग किया गया है, स्लाइडिंग और स्लिपिंग नहीं मानी गई है, ठीक है। ये ऑसिलेट करेगी इस केस में, फर्स्ट में अगर हम लोग इसको इस तरीके से घुमाकर छोड़े तो ऐसे ऑसिलेट करेगी और इसमें इस तरीके से ऑसिलेट करेगी। चलो तो अगर हम लोग यहाँ पर कंपाउंड पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg इंटू डी। तो फर्स्ट केस में हम लोग यहाँ पर बात करें सेंटर ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो डिस्टेंस है दोनों केस में सेम है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों केस में अलग अलग होगा। तो टाइम पीरियड का रेशियो चाहिए तो T1 अपॉन T2 जो होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा हमारे पास में I1 अपॉन I2। तो अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो देखें तो फर्स्ट केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस केस के अबाउट, तो इसके अबाउट हो जाएगा mr² और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये हो जाएगा हमारे पास में 2mr²। और सेकंड वाले केस में जो होगा इस एक्सिस के अबाउट, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट mr²/2 हो जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस से हम लोग बोल सकते हैं ये हो जाएगा 3/2 mr²। तो यहाँ पर टाइम पीरियड का जो रेशियो आ जाएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 2/√3। तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो सिस्टम दिया हुआ है इसके अंदर 5 माइक्रोफेरेडे कैपेसिटर पर चार्ज पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव पोटेंशियल वाला मेथड यूज कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 6 वोल्ट हो जाएगा। तो यहाँ का भी पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास में 6 वोल्ट। इसी तरीके से इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी 6 वोल्ट हो जाएगा और फिर यहाँ का भी 6 वोल्ट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास में इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग जाता है तो हम लोग इस पर चार्ज बता सकते हैं। तो मान लेते हैं इसका जो पोटेंशियल होगा वो x हो जाएगा। क्लियर है? अब x हो गया तो ऐसा करते हैं, इस पर चार्ज मान लेते हैं प्लस Q1 है, ठीक है। इस पर चार्ज प्लस Q2 है और इस पर चार्ज Q3 है, ठीक है। तो हम लोग अगर इस जंक्शन की बात करें तो जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास में 0 होगा। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग यहाँ पर Q1 की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो Q1 की जो वैल्यू है हमारे पास में Q इज इक्वल टू हो जाता है C इंटू V। तो यहाँ पर Q1 की जो वैल्यू हो जाएगी C हो गया हमारे पास में 2 और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है x माइनस 6 हो जाएगा। प्लस इसी तरीके से Q2 की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो यहाँ पर इसका C है 4 और पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा x माइनस 6। प्लस Q3 की वैल्यू लिखें तो इसका कैपेसिटेंस है 5 और पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर पोटेंशियल KCL लगा दिया, नोडल एनालिसिस लगा दिया इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 11x इज इक्वल टू 36। तो x की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास में 36 डिवाइडेड बाई 11 वोल्ट। तो हमारे पास में इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 5 माइक्रोफेरेडे कैपेसिटर का चार्ज लिखें Q3 तो Q3 को बोल सकते हैं C इंटू V। तो C हो गया भाई हमारे पास में 5 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 11 माइक्रोकुलॉम, ये आ जाएगा। जब हम लोग इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं तो इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 16.36 माइक्रोकुलॉम, 16.36 माइक्रोकुलॉम जो होगा आंसर सेकंड वाला करेक्ट, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। ये जो है सरफेस टेंशन ये जो है विस्कोसिटी चैप्टर से है। इसके अंदर बोला है
एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी रो है और रेडियस आर है, और लिक्विड की डेंसिटी यहाँ पर मान लेते हैं रो एल, इसको एच हाइट से ड्रॉप किया है सरफेस से। बोला हुआ है कि जब ये इसके अंदर एंटर करता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो देख लेते हैं, जब ये सरफेस पर एंटर करने वाला होगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो जाती है हमारे पास में √2gh, और ये वेलोसिटी जो है टर्मिनल वेलोसिटी के इक्वल दी हुई है। तो टर्मिनल वेलोसिटी लिक्विड के अंदर हम लोग बोल सकते हैं 2/9 रो एल माइनस रो, ठीक है, r²g डिवाइडेड बाई ईटा। तो ये लिक्विड के अंदर हम लोग यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं, और ये किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में √2gh। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा है कि h और r में क्या रिलेशन होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो है इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन। इसके अंदर बोला है 2 रॉड हैं जिनकी लेंथ L1 और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल लीनियर एक्सपेंशन α1 है। इसी तरीके से रॉड 2 के लिए L2 और α2 है। अगर हम लोग इसको एक सिस्टम माने तो इफेक्टिव जो रॉड बनेगी उसका इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होगा। तो हम लोगों ने बोल दिया कि अगर दोनों को एक सिस्टम माने तो लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2 और इसका इफेक्टिव हो जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट। अगर मैं इंडिविजुअली इसका लेंथ की बात करूं तो ये हो जाएगा L1 इज इक्वल टू L1 डैश इज इक्वल टू L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसकी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगी। इसी तरीके से L2 के लिए बात करूं तो ये हो जाएगा L2 डैश इज इक्वल टू L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी। ठीक है, अगर मैं इस रोड को, इन दोनों रोड को एक ही रोड मानूं तो इसका नेट एक्सपांशन जो हो जाएगा, मैं इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं, टोटल L डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा टी। तो इसको अलग अलग लिखो या एक ही तरह से लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो L1 डैश की जो वैल्यू है यहाँ पर इसको मैं बोल सकता हूँ, ये हो जाएगी हमारे पास में, अगर इन दोनों को ऐड करूँ तो इसके इक्वल हो जाना चाहिए। तो ये हो गया भाई हमारे पास में L1 1 प्लस α1 डेल्टा टी प्लस L2 1 प्लस α2 डेल्टा टी, और ये इक्वल हो गया हमारे पास में L1 प्लस L2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी के। ठीक है, ये इसके इक्वल हो गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास में अल्फा इक्विवेलेंट जो है वो आ जाएगा, अल्फा इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास में L1 α1 प्लस L2 α2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। तो हम लोग अगर देखें यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। इसके अंदर कुछ वैल्यूज दी हुई, जैसे x हमसे बोला हुआ है x इज इक्वल टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है, तो ये स्पीड है हमारे पास में, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1t-1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट हमसे बोला है y इज इक्वल टू E/b। तो ये भी हमारे पास में जो रिलेशन आता है वो स्पीड ऑफ लाइट के लिए आता है, तो ये भी हमारे पास में एक स्पीड ही है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो L1t-1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है वो z इज इक्वल टू L/CR बोला हुआ है, RC बोला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि L तो लेंथ हो गई, और ये जो RC जो है हमारे पास में, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। कैपेसिटर के अंदर ये हो जाता है हमारे पास में टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं ये टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक, टाइम कांस्टेंट हो गया, और ये हो गया भाई हमारे पास में L। तो अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाता है हमारे पास में वो हो जाएगा L1t-1। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर सभी का सेम डायमेंशनल फार्मूला आया है, तो हम लोग बोल सकते हैं इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। इसमें हम लोगों से बोला हुआ है कि एक गैल्वेनोमीटर में अगर उसको 6 मिली एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है
अगर किसी गैल्वेनोमीटर से 6 मिली एम्पियर करंट पास करते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है 2 डिग्री सेल्सियस का। इट्स फिगर ऑफ मेरिट इज क्लोज टू। तो फिगर ऑफ मेरिट सी की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं आई अपॉन थीटा। तो आई हम लोगों को दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हम लोगों को 6 मिली एम्पियर। तो 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और कितना डिफ्लेक्शन आता है 2 डिग्री का आता है। तो पर डिग्री कितना डिफ्लेक्शन आना चाहिए, तो वो आ जाएगा हमारे पास में 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा भाई हमारे पास में फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर हम लोगों को VTH ग्राफ दिया हुआ है और हमसे बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस मतलब ये ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया जो है ऐड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा अब हम लोग ये बोल सकते हैं ये तो 1 है और ये बेस कितना हुआ 4.33 है, तो मतलब ये डिस्टेंस 1/3 हो गई। तो और ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास में टोटल ये 1 और ये 2/3 है ना, तो 1 + 2/3 ये डिस्टेंस होगी। तो मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, इस ट्रेपेजियम की बात करता हूँ, तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो 1 प्लस ये कितना हुआ 4 + 1/3, तो 4 + 1/3 मतलब 13/3 इंटू ये जो डिस्टेंस है 4 प्लस इस वाले एरिया को भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इस वाले नीचे वाले जो एरिया को मैं अगर ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट हो गई 2 इंटू बेस हो गया हमारे पास में 1 + 2/3, ये 2/3 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो डिस्टेंस तुमसे पूछी हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की बात करें, इसमें एक रॉकेट है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये जो डस्ट है वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी डस्ट है, रॉकेट आगे जा रहा है, तो जैसे जैसे रॉकेट आगे जाएगा डस्ट इसके चिपकती जाएगी। तो जो डस्ट इसके स्टिक कर रही है वो dm/dt, जिस रेट से स्टिक कर रहा है मास वो bv² है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात करें तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो मास ऐड हो रहा है उसके कारण इस पर थ्रस्ट फोर्स आएगा और ये होता है v रिलेटिव dm/dt। तो मुझे ये बताओ रॉकेट के रेस्पेक्ट में डस्ट की वेलोसिटी क्या होगी। तो v रिलेटिव क्या है, रॉकेट के रेस्पेक्ट में डस्ट की वेलोसिटी, तो रॉकेट को रोकना पड़ेगा। रॉकेट में v नीचे लगाया तो डस्ट में v लग गया, तो डस्ट स्टेशनरी थी, रॉकेट के रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से आएगी। अब v वेलोसिटी से आकर स्टिक कर जाएगी, तो थ्रस्ट फोर्स रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर डस्ट ऐड हो रही है तो इस पर थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा, थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन a भी नीचे होगा। तो एक्सेलरेशन को मैं बोल सकता हूँ थ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू ma। क्लियर है, तो यहां पर मेरे पास में v रिलेटिव तो v हो गया और ये हो जाएगा bv² इज इक्वल टू m। हम लोग यहां पर बोल सकते हैं हमारे पास में m मास दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम पर इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में bv³ डिवाइडेड बाय m। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 4। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। यहाँ पर 19 के अंदर हम लोगों से बोला है कि इनपुट सोर्स से और 6 वोल्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक जीनर डायोड है और एक 4 वोल्ट का है और इसके सीरीज में 100 ओम रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर बोला है हमसे कि इनपुट वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, तो हम लोगों को ग्राफ बनाना है आउटपुट वोल्टेज और टाइम के बीच में। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज जो है जैसे जैसे टाइम t = 0 से चलना स्टार्ट करेगा तो हम लोग यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करें तो ये t हो गया भैया हमारे पास में और ये हो गया v आउटपुट वोल्टेज। तो हम लोग यहाँ पर बात करें जैसे जैसे वोल्टेज t = 0 हुआ तो वोल्टेज 0 है और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। अगर इनपुट वोल्टेज 0 to 4 वोल्ट है, 0 to 4 वोल्ट है, तो यहाँ पर कोई भी जो जेनर डायोड है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो पाएगा, उसका ब्रेकडाउन रीजन में काम नहीं करेगा। तो तब तक हम लोग बोल सकते हैं कि जितना इनपुट है उतना ही आउटपुट हमें मिलेगा, करंट इधर से जाएगा ही नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं 0 से 4 तक जैसे जैसे ये बढ़ा ये स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। अब हम 4 to 6 वोल्ट बात करें तो 4 वोल्ट to 6 वोल्ट अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखो जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट हो जाएगा तो ये जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो इधर से भी करंट जाने लगेगा, इधर से भी करंट जाने लगेगा। और हम लोगों को पता है कि ब्रेकडाउन वोल्टेज पर यहाँ से जितना करंट फ्लो कराना चाहो कर सकता है, लेकिन इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ये
सॉरी इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस ये 4 वोल्ट कांस्टेंट रखेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से भी करंट का जाने का रास्ता खुल चुका है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर 0 माने तो ये हमारे पास में हो जाएगा V इन। तो जितना वोल्टेज यहाँ पर होगा उतना ही वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ, इसमें हुआ है, लेकिन ये यहाँ पर इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रखता है, ये इन दोनों के अक्रॉस रखता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज भी आता है तो इसके अक्रॉस तो 4 वोल्ट हो जाएगा, बाकी का पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। ठीक है, तो हम लोग 4 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में चल जाएगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे 5 वोल्ट किया तो 4 वोल्ट तो यहाँ रहेगा और 1 वोल्ट यहाँ रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से इसके अंदर करंट एंटर कर जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जब हम लोग 4 to 6 की बात करते हैं तब भी इसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज वही होगा जो हम लोगों ने इनपुट दिया है। ठीक है, तो ये 6 वोल्ट तक ऐसे ही चलेगा, 6 वोल्ट तक ऐसे ही चलेगा। अब अगर हम लोग बात करें जैसे 6 वोल्ट होगा तो ये जो जेनर डायोड है हमारे पास में, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पर आ जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जैसे ही हम लोग वोल्टेज 6 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ाएंगे वैसे ही क्या होगा, ये इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट कर देगा। कांस्टेंट कर देगा तो जितना भी करंट इधर से आएगा ये इधर से फ्लो करवा लेगा, लेकिन इसके पास तो लोड रेजिस्टेंस के पास तो उतना ही करंट भेजेगा जितना इसको 6 वोल्ट कांस्टेंट रखने के लिए रिक्वायर्ड होगा। जैसे हम लोग जानते हैं जीनर डायोड की वर्किंग, तो इसके दोनों टर्मिनल्स पे 6 वोल्ट कांस्टेंट हो जाएगा, तो आउटपुट वोल्टेज भी 6 वोल्ट हो जाएगा। तो आप कितना ही वोल्टेज बढ़ा लो तुम कि आउटपुट वोल्टेज इसका 6 कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू रिलायबल वो सेकेंड है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है। तो यहाँ पर एनटीए ने आंसर दिया है फोर्थ दिया है, तो थोड़ा सा इसमें क्या है, हो सकता है कि इनपुट जो सोर्स है वो हमारे उसके अंदर थोड़ा सा इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा कहीं ना कहीं। तो हो सकता है जैसे ही ये वर्क करने लगे तो यहाँ पर ये कर्व थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो रिलायबल के अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा 2। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के सॉल्यूशन की। इसके अंदर हम लोगों से पूछा हुआ है माइक्रोवेव, गामा रे, एएम रेडियो वेव्स और एक्स रे की वेवलेंथ के बारे में। तो ये एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले से अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर एनर्जी का जो रिलेशन होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर माइक्रोवेव्स की, फिर एएम रेडियो वेव्स की। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो ये सबसे कम वेवलेंथ हो जाएगी गामा रेज की, फिर एक्स रेज की, फिर माइक्रोवेव्स की, फिर एएम रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी। तो हम लोग यहाँ से ऑर्डर देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एनटीए का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू एनटीए ने। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम लोगों से बोला हुआ है कि एक मेटल सरफेस है जिस पर 2 अलग अलग एनर्जी के फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनसे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी जो स्पीड का रेशियो है वो हम लोगों को 2 दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड का रेशियो। तो हमसे मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन पूछा है। मान लेते हैं मेटल सरफेस का जो वर्क फंक्शन है 5 है और ये इंसिडेंट रेडिएशन आ रहे हैं। तो फर्स्ट केस में अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो फर्स्ट केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी K1 इज इक्वल टू E1 माइनस 5 बोल सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और सेकंड केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी हमारे पास में E2 माइनस 5 होगी। क्लियर है? अच्छा, अगर हम लोगों को वेलोसिटी का रिलेशन दिया हुआ है V1 अपॉन V2 दिया हुआ है, तो V1 अपॉन V2 दिया हुआ है 2, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकाल सकते हैं K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ गया भाई हमारे पास में 4 इज इक्वल टू E1 माइनस 5 डिवाइडेड बाई E2 माइनस 5। E1 की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 की वैल्यू दी हुई है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं तो 5 की वैल्यू जो है हमारे पास में आ जाती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया 2। ठीक है, तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। इसके अंदर हम लोगों से बोला है नाइट्रोजन गैस जो है वो 300 डिग्री सेल्सियस पर है
द टेम्परेचर इन केल्विन एट विच द RMS स्पीड ऑफ H2 गैस मॉलिक्यूल वुड बी इक्वल टू RMS स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इज, ठीक है। और मोलर मास ऑफ N2 गैस 28 ग्राम हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो देखते हैं RMS स्पीड की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा √3 ऑफ N2 डिवाइडेड बाई m ऑफ N2 इज इक्वल टू √3 ऑफ H2 डिवाइडेड बाई m ऑफ H2 इक्वल है ये। अगर हम लोग देखें तो टेम्परेचर और मोलर मास का रेशियो इक्वल आना चाहिए। तो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 573 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में टेम्परेचर ऑफ H2 और मोलर मास ऑफ H2 जो है हमारे पास में हो जाएगा 2। तो इस तरीके से टेम्परेचर ऑफ H2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 40.93 केल्विन कैलकुलेट करने पर। लेकिन जेई मेन ने जो एनटीए ने जो आंसर दिया है वो 41 दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। इसके अंदर एक रॉड दी हुई है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एक 0.1 kg मास का पार्टिकल 80 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इससे टकराता है। टकराने के बाद में बोला हुआ है कि ये जो पार्टिकल है इस रॉड से स्टिक कर जाता है, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है इसके अंदर हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लेंगे। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया तो L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, और किसके अबाउट कंजर्व करेंगे, जो हिंज है उसके अबाउट। तो रॉड का तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम था वो 0 है, और पार्टिकल का जो हो जाएगा ये mv इसका मोमेंटम हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। तो 0.1 इंटू वेलोसिटी इसकी 80 दे रखी है हम लोगों को, 80 इंटू 1 इज इक्वल टू फाइनल। अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम की बात करें इस एक्सिस के अबाउट तो पूरे सिस्टम का आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग देखें पार्टिकल का हो गया 0.1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस रॉड का जो मास है वो है हमारे पास में 0.9, तो 0.9 इंटू ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट। ml स्क्वायर बाई 3 बोले तो 0.9 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इंटू ओमेगा। तो जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारे पास में, फाइनल वैल्यू इज 20 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं 24 का सॉल्यूशन। इसके अंदर बोला हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 2 kg है, उसको एक कांस्टेंट पावर से पावर दी हुई है 1 जूल पर सेकेंड, इससे मूव कराते हैं। तो हम लोगों से पूछा है कि 9 सेकंड के बाद में t इज इक्वल टू 9 सेकंड के बाद में इसकी कितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की हुई है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग किसी जनरल टाइम t की बात करें तो t टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। तो पावर कांस्टेंट है यहाँ पर, तो पावर को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, f इंटू वी। वेलोसिटी भी इधर है, फोर्स भी इधर है, तो cos 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये हो गया भाई हमारे पास में 1 इंटू एम ए इंटू वी। तो एक्सेलरेशन जो है वो आ जाएगा, m की वैल्यू 2 है तो एक्सेलरेशन जो है 1/2v आ गया। अब एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं टाइम के फॉर्म में इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a इज इक्वल टू dv/dt। तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पर वेलोसिटी कितनी आ रही है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये आ गया भाई हमारे पास में v dv इज इक्वल टू 1/2 dt। तो इंटीग्रेट जब हम लोग इसको करेंगे, इंटीग्रेट v इज इक्वल टू 0 होगा t इज इक्वल टू 0 पर, और t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी v हो गई। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई t/2। तो यहाँ पर हमारे पास में v इज इक्वल टू आ गया √t। अब v को हम लोग लिख सकते हैं dx/dt। तो v को हम लोगों ने लिख लिया dx/dt और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो dt इधर चला गया तो x इज इक्वल टू जो है हमारे पास में आ जाएगा t 3/2 अपॉन 3/2। तो यहाँ पर हम लोग x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/3, और हम लोगों से पूछा है कि t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे, t इज इक्वल टू 9 सेकेंड पे हो गया 9 इंटू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 18 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 18। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 के अंदर हमसे बोला है कि एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल 1 डिग्री है और रेफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो मिनिमम डेविएशन के बारे में पूछा है। तो मिनिमम डेविएशन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास में म्यू -1 इंटू ए, ठीक है।
तो यहाँ से इसको अगर कैलकुलेट करें तो म्यू की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 इंटू 1 डिग्री, तो ये आ गया भाई हमारे पास में 0.5 डिग्री। 0.5 डिग्री। अब हम लोगों से बोला है कि अगर मिनिमम डेविएशन n/10 है तो n की वैल्यू बताओ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 5/10 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 5 है। ठीक है,